Next class. अभी वो लाइट Start new. Start new. So start presentation. इसके बाद पहले ये जब फोटो खेलेंगे और देखते हैं उसके बाद है प्रार्थना गुरुदेव से ये इसके नानी सेम ही होगी वो देखो संसार हो अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो ना हम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्ज है गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है हम हो पुजारी तत्व के गुरुदेव के आदेश के सच प्रेम के नित नेम के सधर्म के सत्कर्म के ऊंची झूठी राह की अन्याय की अभिमान की सेवा करन को दास की परवाह नहीं हो जान की छोटे न हो हम बुद्धि से हो विश्वमय से ईश्वरमय हो राममय और कृष्णमय जगदेव में जगदीशमय हर इंद्रियों पर ताब कर हम वीर हो अति वीर हो उज्ज्वल रहे हर से सदा निज धर्म रख खंभीर हो अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे गर मौत भी आ गई
सुख दुख हमसे कम रहे। सामने आएगा, सामने आएगा। से नहीं आएगा। प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। विंडो भी करो, विंडो भी, विंडो भी करो। विंडो अब जो सैटरडे क्लासेस स्टार्ट हो रही है उनमें अपन नेक्स्ट 10 to 12 सैटरडे क्लासेस इनकम टैक्स एक्ट पे डिस्कशन करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ अब आप लोगों को पता होगा कि डीटीसी इंट्रोड्यूस हो गया है, डायरेक्ट टैक्स कोड। इनकम टैक्स, हाँ, इसका इनकम टैक्स बिल नाम से अभी आया हुआ है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो एग्जिस्टिंग है और जो अब इनकम टैक्स बिल नया आएगा उसमें प्रोविजन वाइज कोई फर्क नहीं है। जो पहले लिखा था वही नए वाले में भी है, पर डिफरेंस इसका है कि उसमें लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड कर दी। कुछ ऐसे प्रोविजन थे 1970 के जो आज की डेट में यूज नहीं हो रहे थे उनको हटा दिया गया उसमें से। और जो प्रोसीजरल चेंजेस थे बहुत सारे इनकम टैक्स एक्ट में पहले प्रोविजन फिर नॉटविथस्टैंडिंग अबव मतलब कंडीशन बहुत सारी डाली थी, उनको एकदम सिंपल कर दिया है। तो अपन जो अब इनकम टैक्स एक्ट अभी जो कर रहे हैं ये सेम चीज डायरेक्ट टैक्स कोड में भी लिखी हुई है। सेक्शन के नंबर चेंज हुए हैं, वो सब चेंज हुए हैं, अदरवाइज कंटेंट सेम है। प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो पुरानी एक्ट से ही दिया हुआ है। और बहुत सारी चीजों को रेगुलेट कर दिया। हाँ, बहुत सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए टैबलेट कर दिया, प्रोसीजरल चेंजेस कर दिए, बहुत सारी चीजों की फाइलिंग ऑनलाइन कर दी, इसकी अगली प्रोसेस ऑनलाइन होगा इस तरीके से। तो अपन सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट पे और कंटिन्यू करते जाएंगे। 1 to 10 आज का करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 11 कौन सी चीज का कवर करेंगे वो डिसाइड करेंगे। हम पे शेयर भी करो। तो शुरू से और फिर तो तेरा वो यही है इंट्रो। हाँ मतलब जब तक कोई ये बता सकता है क्या कि इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी में मतलब डिफरेंस क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स में एक डायरेक्ट टैक्स में, मतलब क्या क्या प्रिंसिपल है कि इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए। प्रॉब्लम है इस पे डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए। पता सबको होगा, कोई ट्राई करो और बताना चाहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब उसका इनडायरेक्ट बर्डन उन पे आ रहा है। हाँ, मतलब डायरेक्ट टैक्स इनकम बेस्ड टैक्स है, मतलब जो हमको इनकम मिल रही है उसके ऊपर टैक्स है, जिसकी ज्यादा इनकम उस पर ज्यादा डायरेक्ट टैक्स है। और ऑपोजिट साइड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि हमारी एक्सपेंडिचर के ऊपर है। सपोज इनकम किसी पर्सन की कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा करा तो जितनी बार एक्सपेंडिचर करेगा उससे जीएसटी लगेगा, उसको देना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर बेस्ड टैक्स है कि वो सब पे इक्वली अप्लाई कर रहा है, चाहे रिच पर्सन हो चाहे पुअर पर्सन हो। बट लेकिन इनकम टैक्स क्या है, जिसकी इनकम ज्यादा है टैक्स ज्यादा देना है, जिसकी इनकम कम है एक टैक्स कम देना है। एक आप मुझे सेलिंग टू एक बच्चे दो और एक मैंने जब भेजी थी ये वाले क्यों सेल नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा। क्या इशू चल रहा है? स्टार्ट हम तीनों स्पीकर्स की जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वंस आई शेयर देम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग एक बार उसको रेफर कर लो, तब तक भी ट्राई किए प्रोजेक्ट हो जाए स्क्रीन पे। तो जो पहला पीपीटी है स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 6, दैट विल बी द क्वेश्चन फाइल विल बी कवरिंग। तो मैंने वो ग्रुप पे अपलोड कर दिया, प्लीज चेक इट वंस।
Good afternoon, everybody. My name is Sarah. My name is Kalyan, and today we will be explaining section number 1 to section number 10 of the Science Act. Actuals कर लिया? क्या फिर उसमें फिर आवाज नहीं I will be explaining section number 1 to section number 6 of the Act. Along with that, I will also probably amendments. Teams पे गाड़ी Proposed in new Teams पे Act गाड़ी is Teams पे 2025. Share हो रही है। आपको ये वाली शेयर करूंगी। Section ओके तो मेजरली सारी 5 है, वो बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, तो उनमें बहुत ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, तो 1 to 5 हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, फिर सेक्शन 6 पे आएंगे। Section number 1 talks about the title, extent and commencement of the Act. Title of this Act is Income Tax Act 1961. It is extended to whole of the India, including Jammu and Kashmir, and it commences from 1881 to 1962. Section number 2 covers the definition part of the एक्टर सेक्शन नंबर 1 होगा वो नॉमिनेटी बेस होगा, इस एक्ट का नाम क्या है, ऑल ओवर इंडिया में लगता है, ये एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है या इंक्लूडिंग। जब से वो हट गया तो अब तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हर एक्ट में इंक्लूडेड है, जो नए बिल 2019 के बाद पास हुए थे। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, डेफिनेशन का काम खाली इसमें नहीं कवर करेंगे अभी, जैसे जैसे रेलेवेंट प्रोविजन आते जाएंगे उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है तो अभी आ रहा है section number 3 gives us the definition of previous year and the assessment year. As per the provisions of the Act, income which is earned in 1 year is taxable in the next following year. So the year in which the income is earned in the previous year and the next following year of the previous year, that is the year in which the income becomes taxable, it is the assessment year. For example, for the income earned in 2024 to 25, the previous year will be 2024 to 25, and the assessment year in which the income will become taxable, it will be 25 to 26. Now, generally, the previous year is of 12 months, but in two special cases, it can be less than 12 months. First, if a business started during the financial year. For example, if a person starts a business on 1st October 2024, the previous year for that income will be from 1st October 2024 to 31st March 2025. And in the next case, if a person has a new source of income during the financial year, for example, a person let out his property on 1st January 2025, for that income, the previous year will be from 1st January 2025 to 31st March 2025. The assessment year will be the same of 12 months, that is 2025, 6. Now, the new income tax bill 2025 has removed both the terms previous year and assessment year and introduced a new term that is tax year. It is same as the previous year in which the income is earned. The taxation will be remains the same, that it will be taxable in the next year only. The only term that assessment year has been removed from the sections. जो पहले इनकम टैक्स में असेसमेंट या प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया, अब सिंगल टर्म है टैक्स में, ये कंफ्यूजन खत्म हो गई। पहले तो अपने प्रीवियस ईयर कुछ और होता था, असेसमेंट ईयर कुछ और होता था, अब हम तो समझते थे बट क्लाइंट नहीं समझते थे ये क्या कहना चाहते हैं, अब सिंगल टर्म हो गया टैक्स लो। मैं बिल की भी बात करूँ हाँ मतलब साइमल्टेनियसली अगर कोई चेंज है सेम है, जब तक कुछ जो चेंजेस वो करते हैं। Section number 4 is the charging provision. ये बहुत सारे लोग खासकर जो ये क्योंकि जिनके अभी टैक्स अटेम्प्ट भी है उनके यहाँ तो शायद इनकम टैक्स बिल नहीं लगेगा, लेकिन जो न्यू ज्वाइनीज हैं और शायद उनसे पहले वाले बैच के जो लोग हैं जिनके एग्जाम थोड़े लेट है, maybe that they have to learn the income tax bill and not the income tax act. But act भी learn कर लो क्योंकि अभी टैक्स ऑडिट्स करनी है अपने को। Section number 4 is the charging provision of this act, which says that the income tax shall be applicable on the income earned in previous year in the assessment year on the basis of rates announced in the Finance Act. Now here the three questions arise that what is income, on whom
the income tax will be applicable and when is the income tax will be charged. And the total income of a person is divided into five heads, that is income from salary, income from house property, PGBP, capital gains, and income from other sources. In income from salary, any amount that is received by an employment from an employer is covered, like wages, pensions, employment benefits, like gratuity, etc. In income from house property, if a person let out his own property, the rental income earned will be covered under this. Any income earned from business from operations or professional services will be covered in the income from PGBP. Any income arises out of selling the capital assets will be covered in the capital gains, and such as interest, dividends, miscellaneous income will be covered in the income from other sources. Now, on whom will be the income tax applicable? The definition of person is given under section number 2, clause 31 of the Act, in which individuals like you and me are covered. HUF, that is Hindu Undivided Family, is covered. Company, which is registered under Companies Act, is covered. Firms such as partnership firm and LLP is covered. And AOP, BOI, local authorities, and artificial judicial persons are covered. When income tax to be charged, income which is earned in the previous year will be assessed in the next year. That is, for the income earned in 2024-25, it will be assessed and taxed in the year 25-26. Now, there are two case laws which are given for the clarification of the word income. Now, first case law is CIT versus Shurji Vallabhdas and Company. What happened in this case is the assessee was a firm who was entitled to a commission income from two managing agencies. Now, before the commission was received by the assessee, he voluntarily waived off part of it. Now, income tax officer was wanted to tax the entire commission income, which was including the waived off portion. While the assessee said that the income was not received by the assessee, so should not be taxed. Now, the Supreme Court held that income tax is to be levied on a real income and not a hypothetical or illusory income. Since the waived off income was never actually received by the assessee, it should not be taxable in the hands of the assessee. So, from this, we get a two legal principles that only a real income should be assessed and not a notional, fictitious, or voluntary waived off income. Next case law was CIT versus JS Mills. The background of the case was that a managing director of the company received a one-time lump sum payment in the name of gift, and it was not contractual obligation. It was just a gift from the part of company to a managing director for his past services. The assessee contended that the received payment was in the nature of a gift and was not a part of the salary and should not be taxable in the hands of the assessee. While the Supreme Court judged that the income received by the assessee was clearly in the appreciation of the past services that he has rendered to the company and should be taxable in the hands of assessee itself. The case established that even the voluntary payments made by the company for the return of services rendered, the true nature of the payment should be assessed and not the forfeiture factor. सेक्शन 4 मतलब क्या डिफाइन करता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो अगर सेक्शन 4 में मतलब कोई भी केस लॉ इस चीज के ऊपर आए कि जैसे सपोज कोई पर्सन है वो बोल रहा है कोई एग्रीमेंट हुआ दो लोगों के बीच में और ये हुआ डिसाइड कि इसको ये इनकम मिलेगी इतना टर्नओवर हो जाएगा तुम, बट सपोज वो पर्सन वेव ऑफ कर देता है किसी रीजन की वजह से मेरे को 50% ही अमाउंट चाहिए, तो ओनली रियल इनकम विल बी टैक्सेबल। मतलब इनकम सिर्फ अक्रू हो गई या वो पर्सन को कभी रिसीव नहीं होगी, वो उसको वेव कर रहा है तो उस इनकम को टैक्सेबल नहीं करना है। इनकम टैक्स एक्ट का मेन जो पर्पस था कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है या जो भी बिजनेस अरेंजमेंट आपने करी उसमें जो आपकी रियल इनकम वर्कआउट हो रही है उसी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। Now, before we move to section number 5, let's understand section number 6, that is the residency status first. For an individual, there are two basic conditions to determine whether a person is a resident or not. First condition is if he has stayed in 182. First condition is if he has stayed in India for a period of 182 days or more in the previous year. Or if he has stayed in 60 days, if he has stayed for 60 days in the previous year, or for 365 days in the preceding 4 years, any of the conditions satisfied, he will be considered as a resident of India.
For an example, if a Mr. A stayed in India for 200 days during the previous year, he met the criteria of 182 days, so he will be considered as resident of India. Example number two, if Mr. B stayed for 70 days during the previous year and total of 400 days in the 4 year preceding that year, he met the criteria of 60 days as well as 365 days in the preceding 4 years, and he will be considered as a resident of India. If Mr. C stayed for 50 days during the last financial year, now he does not meet any of the above criteria, so he will be considered as non-resident. There are certain exemptions to this 60 days rule. If a person is a citizen of India who left for employment, a crew member of the ship, and he is residing outside India and he is visiting India, the second condition, that is of 60 days in the previous year and 365 days for the last 4 years, will not be checked. Only the 182 days conditions will be checked. Now, in new income tax bill 2025, the phrase for the employment has been subjected to judicial interpretations. Earlier, the for the purpose of employment was basically if a person is employed outside the India. Now, this term has been changed for the changed to do for employment outside India, which includes self-employed individuals, freelancers, and professionals who reside outside India visit India. ये पहले जो इनकम टैक्स एक्ट में जो लाइन थी, क्या लाइन थी कि फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको इन्होंने अब जो इनकम टैक्स बिल आ रही है उसमें चेंज कर दिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इसका पर्पस ये था कि फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पहले हाई कोर्ट्स ने या ट्रिब्यूनल जो स्टेट मतलब स्टेट वाइज या कुछ कोर्ट्स ने ऐसा इंटरप्रिटेशन दे रखा था कि फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी और के एम्प्लॉय हो और उसने आपको इंडिया के बाहर भेजा है, तो उससे क्या होता था 60 डेज से कम वो इंडिया में रहते थे तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाते थे। अब उसमें क्या कर दिया कि इधर फॉर द पर्पस ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया में मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड भी अगर कोई पर्सन खुद के बिजनेस के पर्पस से भी बाहर जा रहा है तो उसको भी ये माना जाएगा कि फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है वो। मतलब पहले सिर्फ एम्प्लॉइज कवर थे, अब जो सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं वो भी इसमें कवर कर दिया उन्होंने, और वो कंफ्यूजन जो पहले केस लॉज के थ्रू आ रही थी वो क्लियर कर दी। Now, the resident can be further divided into ordinary resident and non-ordinary resident. Two additional conditions need to be checked if the individual is resident. First is resident in India at least 2 out of 10 preceding year. That means मतलब अगर last 10 years में से अगर कोई 2 साल के लिए अगर कोई resident था, first condition. Second, अगर वो last year के अंदर 730 days, last 7 years के अंदर अगर 730 days या उससे ज़्यादा अगर इंडिया के अंदर है, then he will be considered as ordinary resident. And अगर ये दोनों conditions में से एक भी fulfill नहीं होती है, then he will be not an ordinary resident of India. Deemed residency. If a person is a citizen of India and his total income exceeds 15 lakh and he is not liable to tax in any of the country, he will be considered as deemed resident of the country. Three conditions है, अगर वो citizen है इंडिया का, उसकी total income during the year 15 lakh या उससे ज़्यादा है and he is not liable to tax in any country, तो फिर हम उसको deemed resident consider. जो डीम्ड रेसिडेंसी वाला प्रोविजन है ये अभी रिसेंटली आया है, 1 या 2 साल पहले। पहले क्या होता था, बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज या बहुत से ऐसे पर्सन होते थे जो अपना सिटीजन तो इंडिया के होते थे बट बिजनेस फर्म बाहर खोल रखे हैं, ऑफिस बाहर बना रखा है, ऑपरेशन सब कुछ बाहर है, तो उनका जैसे केमन आइलैंड या मॉरिशस में उनका ऑफिस होता है तो वहाँ कोई टैक्सेबिलिटी होती नहीं है, वहाँ इनकम टैक्स एक्ट होता है जैसा कुछ भी नहीं है कंट्रीज में, तो उनको कहीं टैक्स नहीं लगता था। तो अब रिसेंटली ये करा, इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया डीम्ड रेसिडेंसी का। उसमें ये कहा कि अगर उस पर्सन की 14 लाख से ज्यादा की इनकम है और वो इंडियन सिटीजन है, मतलब इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बॉर्न ब्रॉट अप इन इंडिया या उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते थे और उसको किसी नए कंट्री की सिटीजनशिप अभी नहीं मिली है और उसकी 15 लाख से ज्यादा की इनकम है और वो किसी कंट्री में अगर टैक्सेबल नहीं हो रहा है, सपोज यूएस में रहता है वहाँ टैक्सेबल है, खत्म हुआ, किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो फिर उसको इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा और उसकी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। Residency for HUF, firm, AOB and BOI.
will be decided by the location of control and management of its affairs. जिस कंट्री में अगर किसी एचयूएफ और अकाउंट का अगर मैनेजमेंट अगर इधर होता है इंडिया के अंदर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है, then he will be considered that firm or HUF will be considered as the resident of India. And अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly outside the India है, then it will be a non-resident. So company's place of effective management is to be determined. अगर Indian company है, which is registered in the Indian Companies Act 2013 or any other previous Companies Act, and अगर उसका place of effective management इंडिया के अंदर है, तब वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है. अदरवाइज उसका place of effective management outside India है, then it is a non-resident. Now we move to the section number 5 of the Act. Section number 5 gives that the हर resident की कौन-कौन सी income हम लोग taxable करेंगे. So if a person is resident and also ordinary resident of India, उसकी globally income जो है वो taxable होगी. जो भी income उसने इंडिया के अंदर receive करी है, जो भी इंडिया के अंदर approve हुई है income, and अगर कोई outside India भी approve हुई है उसकी income, so that will be taxable in India itself. For example, अगर किसी person जो भी resident और ordinary resident है, उसकी कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है एंड उससे वो रेंटल इनकम कमा रहा है, तो दैट विल सिंस ही इज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल हियर इन द इंडिया इटसेल्फ. For a resident but not an ordinary resident, any income received in India and arise in India will be taxable. इसके अंदर जो इनकम आउटसाइड इंडिया अप्रूव हो रही है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी. अदरवाइज जो भी इंडिया के अंदर अप्रूव हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है और उसके ऊपर उसको कोई रेंटल इनकम आ गया तो वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी. और नॉन रेजिडेंट अगर कोई इंडिया के अंदर इनकम रिसीव हो रही है और अराइज हो रही है तो वही टैक्सेबल होगी. उसके अलावा अगर उसकी कोई इनकम बाहर से आ रही है तो वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी. I've taken some examples over it. If Mr. A is an Indian resident जो कि यूएस में काम करता है, उसको यूएस कंपनी से सैलरी रिसीव होती है, बट he is an Indian resident and ordinary resident also, so that US salary will be taxable in India itself. अगर कोई नॉन इंडियन रेजिडेंट है एंड उसको टैक्सेबल उसकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है एंड उसके ऊपर उसको रेंटल इनकम आ रही है, so that income is arised in the India itself and it will be taxable in India. If a person is a resident but not an ordinary, अगर उसकी जो ब्रांच है आउटसाइड इंडिया जो कि कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया ही होगी, तो दैट इनकम विल बी कंसीडर्ड अराइज आउटसाइड इंडिया एंड वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, बाहर ही टैक्सेबल होगी. में अभी जो नया डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसमें इन्होंने ये जो तीन कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जगह अब दो ही चीज रखी है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया नए डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स में. तो अब नेक्स्ट सेक्शन 7 to 9 की तरफ अपन मूव करते हैं. So how there will be taxation now for non-resident? सर अब दो ही कॉन्सेप्ट रह गए, रेजिडेंट और बट नॉट रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. तो रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम मतलब इंडिया की इनकम, इंडिया से बाहर से जो इनकम आ रही है सब कुछ उसके हाथ में टैक्सेबल होगी. और नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी इन इंडिया या फिर असेट इन इंडिया, ऐसी कोई चीज जो सिर्फ इंडिया से स्पेसिफिकली अराइव हो रही है वो नॉन रेजिडेंट की इंडिया में टैक्सेबल होगी. बाकी उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड की बाकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट रहेगी. और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली जो कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी, जो 7 इयर्स में देखना होता था और 2 इयर्स रेजिडेंट इन पास्ट 10 इयर्स वो तो खत्म हो जाएगा. Good afternoon, everyone. Now, I will be covering with Section 7, Section 8, and Section 9 of the income tax. Now, let's start with Section 7. It talks about income which is deemed to be received in India. Speakers थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ध्यान रहे कि कौन है. आगे बढ़िए. Section 7. Section 7 of the income tax. I'm Ishika J. I will be covering with Section 7, 8, and 9.
Section 7, income deemed to be received in India. It basically covers three sources of income which are not directly received, but they are deemed to be received in India and thus become taxable in India. First, annual accretion to the RPF account. RPF, it is recognized provident fund. तो बेसिकली जो एग्जेम्पशन रहता है वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में अप टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ऑन द अमाउंट एंड इंटरेस्ट पे 9.5% का एग्जेम्पशन रहता है। तो जो भी इन एक्सेस उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है या फिर इंटरेस्ट जो 9.5% से ज्यादा अर्न कर रहे हैं वो डीम टू बी रिसीव्ड हो जाता है एंड वो टैक्सेबल हो जाता है। सेकंड, कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर रहा है वो भी डीम टू बी रिसीव्ड हो जाता है एंड बिकम्स टैक्सेबल ऑन दैट डेट। थर्ड, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से या कोई दूसरा एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड हो जाता है एंड बिकम्स टैक्सेबल। सेक्शन 7 की जो हेडिंग है इनकम डीम टू बी रिसीव, तो डीम टू बी रिसीव का मतलब ये हुआ कि वो इनकम जो हमें डायरेक्टली मिल नहीं रही है, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आ रही है, हमें एम्प्लॉयर से डायरेक्टली मिल रही है, उसने हमारे बिहाफ पे हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एक लिमिट से एक्सेस पैसा जमा कर दिया, उसको उसने दूसरे प्रोविडेंट फंड से एनपीएस में डिपॉजिट करते उसमें ज्यादा पैसा जमा कर दिया, तो वो जो एक्सेस जमा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका एग्जम्पशन क्लेम करेंगे जस्ट बिकॉज कि वो मेरे बैंक में नहीं है। एक्सेस जमा करा है तो वो मेरी फ्यूचर सेविंग्स का भी पार्ट हो गया, तो वो इनकम एक्सेस वाला पार्ट वो मेरी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। Now, let's move further to Section 8 dividend income. First, understand what does dividend means. It is not basically the amount which you receive in cash, but it also covers 5 different forms in which you can receive dividend. First, if the company distributes its asset to shareholders, it is also covered in dividend. Second, any debenture or bonus shares provided to preference shareholders. Third, any distribution made to shareholders time of liquidation. Fourth, जब capital reduction होता है प्रॉफिट में से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयरहोल्डर को वो भी डिविडेंड में आता है। एंड लास्ट, अगर कोई शेयरहोल्डर जिसका जो शेयर होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा है या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो उसको अगर कोई लोन या फिर कोई एडवांस दे रहे हैं या फिर उसके बिहाफ पे कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी डिविडेंड के अंदर आता है। नाउ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिट आल्सो, क्योंकि कई जगह हम ऑडिट में देखते हैं कि साहब जो शेयर होल्डर्स है उसको हमने एडवांस दे दिया। सो वेदर सच एडवांस, एक तो आपको 185 की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी देखना होता है, सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो there are various conditions कि भाई आप डायरेक्टर्स और इनको आप एडवांस नहीं दे सकते, and at the same time if such advance is given to the shareholders of the company जो भी उसमें स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से, so then that advance is treated as dividend in the hands of the recipient. So many times when we are checking the books of the client, we need to ascertain whether there is any violation of, I would not say that it is violation, whether there is an advance which has been given to the shareholders, it should be treated as dividend. तो जो ही आप उसको डिविडेंड ट्रीट करोगे तो डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपके प्रोविजन, जैसे टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजन होते हैं, अगर आप किसी को डिविडेंड पे कर रहे हो, है ना, सो दैट डिविडेंड इज नॉट डिविडेंड ओनली एज पर द Companies Act. This dividend is also covered by TDS group. जो TDS का ग्रुप है 194, कौन सा सेक्शन बी 194 194। सो हम जब ये टैक्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में हमें ये भी लिंक करना चाहिए यार हमारे को क्लाइंट क्या है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो ये डिविडेंड का सेक्शन है, सेक्शन 222, इसमें 4-5 तरीके के मैकेनिज्म बता रखे कि किस किस चीजों को डिविडेंड माना जाएगा। सपोज कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, एक्चुअली डिविडेंड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि कंपनी और इंडिविजुअल जो उसके शेयर होल्डर ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, तो अगर कंपनी कुछ भी अर्न करेगी
जैसे पार्टनरशिप में तो क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म ने जो भी अर्न किया उस पर टैक्स पे कर लिया और वो उनके पार्टनर्स के हैंड में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को दोबारा टैक्स नहीं पे करना है। बट कंपनीज के हैंड में क्या है, दोनों इंडिविजुअल डिफरेंट एंटिटी है। तो कंपनी जिस इनकम पे टैक्स भर रही है वो इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट नहीं है। वो कंपनी वापस से जब शेयर होल्डर्स को देगी तो फिर से शेयर होल्डर्स के हाथ में इनकम टैक्स लगेगा। दैट इज सपोज अगर कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसमें 30% टैक्स दिया तो 70 रुपीज का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया कंपनी के पास। अब वो कंपनी अपने हिसाब से यूज कर सकती है, लेकिन अगर वो 70 रुपीज वापस शेयर होल्डर को देती है तो वो शेयर होल्डर को 70 रुपीज पे फिर 30% टैक्स देना पड़ेगा, 21 रुपीज सपोज। तो 100 रुपए के प्रॉफिट पे 2 बार टैक्स लग गया, एक तो कंपनी ने दिया और एक शेयर होल्डर ने, जस्ट बिकॉज की दोनों डिफरेंट एंटिटी है। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि लोग की कंपनी से जो ले लेते थे फिर शेयर होल्डर उसको एंजॉय करते थे, अपने हिसाब से यूज करते थे। तो इन्होंने डीम डिविडेंड शिक्षा है कि आप कंपनी से लोन ले नहीं सकता है शेयर होल्डर, कंपनी को दे तो सकता है बट अगर शेयर होल्डर लोन ले रहा है तो इसका मतलब वो डीम डिविडेंड आ गया, वो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा। अपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट अगर किसी कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं और अपन देखते हैं कि शेयर होल्डर से कंपनी के पास पैसे जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन ईयर एंड में या एट द पॉइंट ऑफ एनी पूरे साल के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर को दे रखा है ले परसेंट, तो इसका मतलब आप उसके हैंड्स में डिविडेंड अट्रैक्ट हो गया उसी मंथ में। तो वो अपने को ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर पैसे दे सकता है, सिर्फ कंपनी नहीं सकता है। और शेयर होल्डर से क्या स्टार्टिंग में मेरी गलती कोई एसेट लेनी कंपनी से कि वो डिविडेंड के फॉर्म में कैसे आएगी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने या कंपनी बंद करते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन में सारे स्टॉक और जो भी चीजें सब बांट दी। तो उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में टाइम टू टाइम जैसे जैसे ऑब्जर्व किया कि क्या क्या लूपहोल्स है, उन्होंने इन सारी चीजों को कंडीशंस में डाल दिया कि अगर कुछ भी कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है तो उन सबको डीम डिविडेंड माना जाएगा। Now, as I said, what does dividend means? Now, let's go to section 8, dividend income. Now, dividend income वो कब taxable होती है? तो दो तरह की डिविडेंड होते हैं, एक तो ईयर एंड पे जो कंपनी के फाइनेंशियल्स बनते हैं उसके बाद जो डिक्लेयर करती है दैट इज फाइनल डिविडेंड, और एक ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है इंटरिम डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है, जो फाइनल डिविडेंड है वो जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिक्लेयर या पे करेगी, इनमें से व्हिचएवर इज अर्लियर तब वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ऐसे ही जब इंटरिम डिविडेंड है जब वो डिक्लेयर होगा तब वो डीम्ड तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। Now, moving further to section 9, income deemed to accrue or arise in India. It talks about income which are not directly earned arising in India, but they are deemed to be arise or accrue in India and becomes taxable in India. It has 7 clauses. First, business connection in India. Now, company can have a business connection in India. In your first direct or indirect income. Income accrued through any business connection in India, like property in India, asset or source of income in India, or transfer of capital asset share in India. Now, for partial operation, अगर कोई business connection का partial operation India में है, partial outside India है, तो जो proportionate income attributable to India है, वही India में taxable होगी। इसमें एजेंसी रिलेशनशिप भी आ जाता है, अगर कोई किसी बाहर की कंपनी ने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है इंडिया में, तो जो एजेंट अगर वो सोली उसी एंटिटी के लिए वर्क करता है तो वो बिजनेस कनेक्शन में आ जाएगा। Now, let's understand what is business connections. So, it's basically divided into 4 types. First, authority to conclude contracts. So, जो एजेंट है उसके पास पूरी ऑथोरिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, मतलब वो परचेज सेल पूरा खुद के ऊपर कर रहा है, और जो भी प्रॉफिट्स वगैरह है वो जो आउटसाइड बिजनेस है उसको दे रहा है। तो जो ये बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाता है एंड इट बिकम्स taxable. Second, maintenance of stock. अगर कोई पर्सन स्टॉक मेंटेन कर रहा है तो और रेगुलरली डिलीवरी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो वो भी इधर ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट, सिक्योरिंग ऑर्डर्स। अगर कोई एजेंट बेसिकली सिर्फ ऑर्डर्स कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो वो भी बिजनेस कनेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट एजेंट एक्सेप्शन। इट इज लाइक अगर कोई एजेंट 3-4 नॉन रेसिडेंट्स के बिहाफ पे वर्क कर रहा है या फिर रेसिडेंट्स के बिहाफ पे भी वर्क कर रहा है, तो जो इनकम जो उस एजेंट के थ्रू उस नॉन रेसिडेंट को मिल रही है वही इंडिया में टैक्सेबल है। सेक्शन 9 जो है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इसमें स्पेसिफिकली ये मतलब कहना चाह रहे हैं एक्ट में कि कौन सी बिजनेस इनकम इंडिया में मानी जाएगी
टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग उन्होंने कंडीशंस दी कि अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल हो रहा है तो इसका माना जाएगा वो बिजनेस इनकम इन इंडिया है। बिजनेस फुल्ली आउटसाइड इंडिया कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ उसके डिसीजंस बाहर हो रहे हैं, मैनेजमेंट बाहर है, बस बिजनेस का या तो परचेज या सेल इंडिया में हो रहा है, तो इसका मतलब कि बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया बाहर का बिजनेस माना जाएगा। अब इसी तरह के एजेंसी रिलेशनशिप में उन्होंने 4 कंडीशन बता दी कि एजेंट से प्रोक्योर करता है यहाँ पे, या यहाँ पे उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो प्रोक्योरमेंट किससे करना है, कैसा होना चाहिए गुड्स, वो सारी कंडीशन अगर उसके पास पावर है तो इसका मतलब माना जाएगा कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया है वो, क्योंकि उसके पास उसको पावर दे रखी है कि तुम खुद डिसाइड करो। पूरा गाइडेंस उसको बाहर से आएगा, सारे पैरामीटर्स बने हुए आएंगे फॉरेन से कि इस पार्ट पे करना है तुमको, तो बस एग्जैक्ट यही सारे प्रोक्योरमेंट करना है और कुछ अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो वो उसकी इनकम इंडिया में नहीं टैक्सेबल होगी। तो इसी तरीके से मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, सिक्योरिंग ऑर्डर्स, ये अगर सारी चीज प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स के बेसिस पे चल रही होगी जब तो कंट्रोल आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, अदरवाइज कंट्रोल इन इंडिया माना जाएगा। इसमें कुछ इनकम से जो एग्जाम्प्ट है जो नॉन रेसिडेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। फर्स्ट, अगर नॉन रेसिडेंट ने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है वो बेसिकली परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग, he is not doing any business, he is just purchasing goods on behalf of non-resident and exporting. So ये इसलिए लाया गया, इसलिए exemption लाए थे ताकि exports increase हो इंडिया में। सेकंड, न्यूज एजेंसी, अगर कोई नॉन रेसिडेंट बाहर एम्प्लॉयड है किसी भी न्यूज एजेंसी में और वो इंडिया आके कोई भी न्यूज कवर कर रहा है और वो वहाँ शो कर रहा है उनकी कंट्री में, तो उससे भी जो भी इनकम हो रही है वो भी टैक्सेबल नहीं होती है, वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। थर्ड, फिल्म प्रोडक्शन, अगर कोई फॉरेन पर्सन यहाँ पे फिल्म शूट करने आए हैं तो वो भी इसमें नहीं आएगा। डायमंड माइनिंग, अगर कोई फॉरेन एंटिटी यहाँ पे सिर्फ डायमंड को माइन करने आई है, सिर्फ अनकट अनसॉर्टेड डायमंड्स जो है वो स्पेसिफिकली मॉडिफाइड जोन से एक्सट्रैक्ट करके शो कर रही है, सिर्फ प्रेजेंट कर रही है, तो वो भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर वो उस डायमंड पे कुछ वर्क करती है, उसको पॉलिश वगैरह या उससे कुछ प्रोड्यूस करती है तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस इट विद अ केस लॉ। Formula 1 World Championship Limited versus Commissioner of Income Tax Citation 2017 394 ITR 80 SC. Now facts of the case. Formula 1 World Championship ये यूपी की बेस्ड कंपनी थी जिसने एक जैपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल को राइट किए थे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया में जो रेस प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, ये एक अग्रीमेंट में भी आया था जेआईपी के साथ में, आर्ट लाइसेंस अग्रीमेंट में, जिसमें कि उसने अपना जो लोगोज और मार्क्स था वो यूज करने का परमिशन दी थी। जो इवेंट था वो इंडिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल सर्किट में ऑर्गेनाइज हुआ था और वो जेआईपी ने ऑर्गेनाइज किया था। नाउ जो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज थे उन्होंने बोला कि ये एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि जो एफओडब्ल्यूसी फॉर्मूला 1 है उनका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट था और जो भी उससे इनकम आ रही है वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है ना। अब इसके इश्यूज क्या आ रहे थे? फर्स्ट, जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको अपन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे क्या? एंड अगर वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो जो इनकम उसने अर्न करी है रेस प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट से वो टैक्सेबल होती है क्या? Now, Section 9 talks about the income which appears or arise in India through a business connection in India. It becomes taxable. Now, Article 5 of the India UK DDAA defines permanent establishment as कोई भी fixed place of business है जो इंडिया में पार्टली इंडिया में रन कर रही है किसी भी एंटरप्राइज के लिए होली और पार्टली और टैक्स। एक्चुअली ये फॉर्मूला 1 वाला जो केस है ये इशू इसलिए आया, फॉर्मूला 1 वालों ने एक यहाँ पे इवेंट किया इंडिया में, उन्होंने रेस करवाई, उससे जो टिकट और स्पॉन्सरशिप से जो पैसे ऐसे कमाए वो सब लेके अपना वो इंडिया के बाहर चले गए और इंडिया में कोई टैक्स नहीं दिया। ये रीजन कहते हुए कि हमारे इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमने तो बस एक टेम्पररी वो एक करा है कि इवेंट 2-3 महीने में और हम वापस चले गए। जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने उनका असेसमेंट रिओपन किया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने इंडिया में इवेंट किया है, यहाँ पे प्लेस इंडिया की थी, सब कुछ इंडिया के थे, जो वेंडर्स थे, जो स्पॉन्सर्स थे, सब इंडिया के थे, तो इसको ये माना जाएगा कि आपका बिजनेस कनेक्शन या फिर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया है। तो इशू हो रहा है, क्लाइंट भी जो फॉर्मूला
तो वो आगे कोर्ट्स में गए, उन्होंने कहा कि ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। तो इशू अराइज हुआ कि क्या, तो दो तीन इशू बने, एक तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे। सेकेंड, इनकम टैक्स अथॉरिटी का कहना था कि आप ये इनकम इंडिया है तो इसके ऊपर टैक्स भी डिडक्ट होना चाहिए। तो उनका जब इनकम पहले तो कंसिडर करना है कि पहले इनकम मानना है कि नहीं, अगर इनकम मानेंगे तो टैक्स के प्रोविजन लगेंगे टीडीएस के वो। और थर्ड इशू एक और आया कि इसमें परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पे डीटी डबल ए में क्या रूल हो रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। तो अब इसको एक बार जो रूल कहता है वो तो कहता है कि अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो जो इनकम है वो डीम्ड टू बी अक्रूव और अराइज इन इंडिया हो जाएगी। आर्टिकल 5 जो एक्सप्लेन करता है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला वन है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये जजमेंट पास किया कि जो एफओडब्ल्यूसी है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, क्योंकि उसका फुल कंट्रोल था बोथ इंटरनेशनल सर्किट पे और उसका जो टेम्पररी कंट्रोल था लोकेशन के लिए, और उसने जो अपना बिजनेस किया है, जो लीज ऑर्गेनाइज करी उससे उसने इनकम भी अर्न करी है। तो जो इनकम उसकी उस इवेंट से रिलेटेड है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर सेक्शन 9 फर्स्ट सब क्लॉज 1। Since the payment made to FWC had element of taxable income, JIP was required to deduct tax at source। मतलब जो JIP थी जिसको लाइक जिस जो थर्ड पर्सन थी जिसको ऑथराइज किया था इंडिया में वर्क करने के लिए, उस पे भी लायबिलिटी आ जाती है टीडीएस डिडक्ट करने की। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में डिसीजन रेवेन्यू के फेवर में था। फिर क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रेवेन्यू के फेवर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया कि ये जो भी फॉर्मूला वन रेसिंग का जो भी वो इवेंट हुआ है तो उसके जो भी income वो इंडिया में टैक्सेबल थी। तो वो फॉर्मूला वन जो यूके बेस्ड कंपनी है उनका इंडिया में जेपी ग्रुप से टाई अप था। तो उन्होंने कहा कि जेपी ग्रुप को भी उनको जो पेमेंट करना था उसमें सब सारे स्पॉन्सरशिप के जो भी वहाँ पैसे थे वो सब जेपी ग्रुप के काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस पेमेंट को भी आपको उन्हें देने के पहले टैक्स डिडक्ट करके फिर उनको पेमेंट करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पेपर में डिसीजन दिया और कहा कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। Now moving further, the income which arise from property as a source of income in India. Now, property in India, income derived from any property in India, may it be rental income or like income अगर इसको कुछ सेल कर रहे हैं तो capital income, capital ये assets situated in India including financial assets, इसमें shares और bonds भी आ जाएंगे। जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए बिकम टैक्सेबल। नाउ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया, अगर कोई भी कैपिटल एसेट इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है, जो ओनर है वो नॉन रेसिडेंट है, तो वो इंडिया में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसपे भी जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ कैपिटल एसेट डेफिनेशन, कोई भी प्रॉपर्टी एसएससी ने हैंड कर रखी है, चाहे उससे बिजनेस से रिलेटेड हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, दैट डजंट मैटर। अगर उसने नॉर्मली भी कोई प्रॉपर्टी हैंड कर रखी है तो वो भी कैपिटल एसेट में आ जाएगी। कैपिटल एसेट्स का जो टैक्सेशन होगा उसको इंडिया में माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो बाकी सारी चीज से इंडिपेंडेंट है कि पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उस सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट है कि कैपिटल एसेट कहाँ पे है। कैपिटल एसेट अगर इंडिया में है तो पर्सन रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो कुछ भी हो तो इंडिया में उसके ऊपर टैक्स आएगा। कैपिटल एसेट आउटसाइड इंडिया है तो ओनली रेजिडेंट के केस में इंडिया में उसके ऊपर टैक्स आएगा। At the time of transfer of capital assets जो इंडिया में situated है वो deemed to be accrued or arise in India जाएंगे and are taxable accordingly. Now to better understand it, we will discuss it with a case law. Vodafone International Holdings BV versus UI 2012 6 SCC 613. Now वोडाफोन का एक नीदरलैंड ग्रुप था, उसने एक इन्वेस्टमेंट्स अपने एक्वायर कर रखी थी एक बाहर की कंपनी थी सेमन आइलैंड पे 2007 में, केमन आइलैंड में 2007 में। अब जो केमन आइलैंड है उसने उसके पास शेयर्स थे इनडायरेक्टली एक इंडिया की कंपनी थी कुछ शेयर एसर लिमिटेड। नाउ वोडाफोन ने जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया था वो इंडिया की कंपनी में नहीं किया था, उसने जो शेयर्स एक्वायर किए थे वो सीजीपी इन्वेस्टमेंट किए थे, तो वो इनडायरेक्टली जो इंडियन कंपनी थी उसको एक्वायर किया था। तो पहले जो लॉ था उसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफर कवर नहीं था, बट
इस केस लॉ के बाद में अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर कवर हो गया है। नाउ वोडाफोन इंटरनेशनल का जो केस है, मतलब ये काफी काफी टाइम तक चला ये केस, और इससे इनकम टैक्स में अपने कई सारे चेंजेस हुए हैं। हुआ ये कि वोडाफोन एक नीदरलैंड की कंपनी थी, वहां पे टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस था। इंडिया में जब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत राइज कर रही थी, एक कंपनी थी हच करके, अपना ध्यान हो तो हच का सिम आता था पहले, तो हच हच इसका पूरा नाम था हचिसन इसार लिमिटेड। तो वोडाफोन आइडिया ने क्या करा उस समय, ये हचिसन इसार लिमिटेड के जो शेयर्स थे वो भी एक कोई केमन आइलैंड्स करके एक जगह है, वहां पे कोई इनकम टैक्स या कोई चीज नहीं है ट्रांसफर वगैरह पे। तो वहां की कंट्री में एक कंपनी बनाई, उसके पास उस कंपनी के पास उस जो केमन आइलैंड्स में कंपनी थी उसके पास हज के शेयर्स थे। और जब वोडाफोन को इंडिया में एंटर करना था तो उन्होंने उस केमन आइलैंड्स के मतलब शेयर्स को ट्रांसफर कर लिया अपने पास, मतलब उस पेरेंट कंपनी के शेयर्स अपने पास ले लिए। तो इंडिया में देखा जाए तो वो पेरेंट कंपनी आज भी सेम है जो केमन आइलैंड वाली है। वोडाफोन ने तो इंडिया में शेयर्स एक्वायर करने की जगह उस दूसरी कंपनी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो इनडायरेक्टली इंडिया में जो शेयर्स थे हज के वो वोडाफोन को ट्रांसफर हो गए। तो अब इशू ये अराइज हुआ कि इंडिया में कोई एसेट को ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए, कोई इनकम नहीं वर्कआउट होनी चाहिए। रेवेन्यू अथॉरिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि ये इंडिया में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली होल्डिंग चेंज हो गई, पहले कोई और इसको ऑपरेट करता था, कोई और ऑपरेट करेगा। बट एक्ट में कहीं इस तरीके से इनडायरेक्ट ट्रांसफर जैसी चीज कवर नहीं थी कि कोई बाहर की कंट्री में कोई कंपनी है उसके शेयर्स ट्रांसफर करके अगर इनडायरेक्टली इंडिया के शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो उसका कैसे टैक्सेशन होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में गए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया कि ये इंडिया में टैक्सेबल होगा, कि ये बाहर से ट्रांसफर तो किसी और कंट्री के शेयर मतलब किसी और कंपनी का ट्रांसफर हुआ है, बट इनडायरेक्टली जो उसके असेट्स हैं वो इंडिया में है, जो ग्राउंड लेवल पे जो ट्रांसफर हुआ है वो इंडिया में ट्रांसफर हुआ है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसके ऊपर कहा कि इस पर टैक्स लगना चाहिए। वोडाफोन वाले सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में काफी हियरिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में इस चीज को कहीं कवर नहीं किया गया है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर जैसी चीजों को। उन्होंने कहा कि इंडिया में इसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, तो वोडाफोन तो उस समय टैक्सेशन से बच गया। बट उसके नेक्स्ट ईयर ही इनकम टैक्स एक्ट में जो फाइनेंस बिल आया, फाइनेंस एक्ट, उसमें उन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर को भी हम इसमें कवर करेंगे कैपिटल गेन में। तो इससे डेफिनेशन भी चेंज हुई इसमें। the Vodafone was exempted from the tax, but now the indirect transfer, if occurs, it will be taxable. Now, section 9, subsection 1, clause 2. It talks about salary income that is earned in India. जो सर्विसेज है वो इंडिया में अगर रेंडर हुई है, किसी ने भी रेंडर करी, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, अगर उसने इंडिया में कोई भी सर्विस रेंडर करी है तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो इसमें सैलरी है वो सैलरी ऑल्सो इंक्लूड्स पेंशन। अगर कोई पर्सन है जो इंडिया में उसने सर्विस दी 30 इयर्स तक की, लास्ट 30 इयर्स उसने वर्क किया, फिर वो यूएसए शिफ्ट हो गया, अब उसको जो पेंशन है वो यूएसए में मिलती है, तो ही क्लेम्स दैट कि उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको यूएसए में मिल रही है। बट जो सेक्शन है वो बोलता है कि अगर आपको कोई भी इनकम इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी थी, उसको जो पेंशन मिल रही है वो फॉर वर्किंग 30 इयर्स इन इंडिया उसके लिए मिल रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। नाउ नेक्स्ट, सैलरी इज पेबल बाय गवर्नमेंट। अगर कोई भी सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो कहीं भी चाहे उसने सर्विस दी हो, चाहे इंडिया में दी हो चाहे आउटसाइड इंडिया दी हो, वो टैक्सेबल इन इंडिया हो जाती है। इसमें 3 कंडीशंस है। फर्स्ट, जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। सेकंड, जो पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। थर्ड, जो लोकेशन है वो मैटर नहीं करती, चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया में, सर्विस वो कहीं पे भी दे सकता है। इसका एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है इंडियन एम्बेसीज। नाउ इंडियन एम्बेसीज जो बाहर भी रहती है, पर जो इंडियन एम्बेसीज में पर्सन्स वर्क कर रहे हैं उनको जो भी इनकम मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। ऐसे ही अगर कोई यूएसए की या बाहर की कोई भी एम्बेसी इंडिया में है, तो वो जो पर्सन बाहर से आया है यहाँ वर्क कर रहा है फॉर यूएसए एम्बेसी, तो उसकी भी टैक्सेबल इंडिया में नहीं है, उसकी भी जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, डिविडेंड्स पेड बाय इंडियन कंपनी। अगर कोई भी इंडियन कंपनी कोई भी डिविडेंड पे कर रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, नो मैटर वेयर द शेयर होल्डर रिसाइड्स।
अगर शेयर होल्डर रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में रहता है, बाहर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी उसका डिविडेंड अगर कोई इंडियन कंपनी दे रही है उसको, तो वो टैक्सेबल इंडिया में ही होगा। कंपनी, इसमें भी दो कंडीशन है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए और जो लोकेशन ऑफ पेमेंट है वो इरेलीवेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिविडेंड टाटा कंपनी पे कर रही है किसी भी शेयर होल्डर को, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। नाउ अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है, अब इंटरेस्ट इनकम तीन जरिए अगर अपने को पे कर रहे हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट अपने को कोई भी इंटरेस्ट इनकम पे करती है फॉर एनी अमाउंट, लाइक फॉर एनी लोन और एनी इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू गवर्नमेंट, तो जो इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है वो टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। सेकंड, अगर कोई रेसिडेंट है, उसका जो सोर्स ऑफ बिजनेस है, जो भी उसने लोन वगैरह ले रखा है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसने इंडिया में कर रखा है, और जो भी वो इनकम से जो भी वो लोन से इनकम जनरेट कर रहा है वो इंडिया की है, तो वो यानी इंडिया में टैक्सेबल है। सिमिलरली, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने कोई लोन ले रखा है, उसमें वो इंटरेस्ट अगर अर्न कर रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, तो अगर वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में या फिर इंडिया की कोई सोर्स ऑफ इनकम में है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है। Now, similarly, royalty also works like this only. अगर कोई गवर्नमेंट ने रॉयल्टी पे करी है या फिर कोई रेसिडेंट ने पे करी है, अनलेस कोई जो उसका बिजनेस कनेक्शन है वो आउटसाइड इंडिया नहीं है, और जो नॉन रेसिडेंट ने पे करी है रॉयल्टी फॉर इंडियन बिजनेसेस, जो भी बिजनेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए, तो वो भी टैक्सेबल इधर ही हो जाती है। रॉयल्टी के केस में अगर गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी मिल रही है, इंडियन गवर्नमेंट से, तो वो चाहे किसी भी पर्सन को मिले, वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। और सपोज अगर कोई नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट जो कि अदर देन गवर्नमेंट है, वो अगर कोई रॉयल्टी दे रहा है, और रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ऐसे बिजनेस के लिए रॉयल्टी, मतलब इस उस बिजनेस से रॉयल्टी दे रहे हैं जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, जब तो वो रॉयल्टी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। और सपोज अगर वो बाहर से कंट्रोल हो रहा है, तो वो रॉयल्टी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। टेक्निकल सर्विसेज, जो भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, वो अगर गवर्नमेंट पे कर रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल है। अगर वो रेसिडेंट पे कर रहा है, तो वो पर्सन जो फॉर अ बिजनेस जो सर्विसेज है वो इंडिया में यूटिलाइज हुई है, और जो इनकम है उसका जो सोर्स है वो इंडियन है। वैसे ही अगर नॉन रेसिडेंट ने कोई भी टेक्निकल फीस पे की है किसी भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी अगर जो वो सर्विसेज है वो इंडिया में यूटिलाइज कर रहा है। Now, moving further to section 9A, certain activities not to constitute business connection in India. Now, section 9 first clause 1 का जो business connection वाला point है, उसमें कुछ exemption दे रखी है। इसमें eligible investment fund होता है, कोई एक fund manager जो fund यहाँ पे manage कर रहा है for the purpose of outside foreign investment, तो उसके लिए कुछ exemption दे रखी है। Now, जो फंड्स है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जो फंड का इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी सिंगल एंटिटी में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो एसोसिएट एंटिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से नहीं होना चाहिए। एलिजिबल फंड इन्वेस्टमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस फेस करता है टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन द वर्किंग। नाउ, कंडीशंस फॉर एलिजिबल फंड मैनेजर्स। कौन कौन ऐसा है जो फंड मैनेजर हो सकता है? इसकी 3 कंडीशंस है। वो जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट फंड का ना एम्प्लॉय होना चाहिए, नहीं कोई कनेक्टेड पर्सन होना चाहिए। सेकंड, जो फंड मैनेजर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। उसका जो प्रॉफिट शेयर है इन द इन्वेस्टमेंट फंड वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा फंड मैनेजर बनने के लिए। नाउ, इस सेक्शन में यही था कि अगर कोई भी फंड मैनेजर इंडिया में है, डिसाइड करता है, और वो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो इन्वेस्ट और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी वो फॉरेन में कर रहा है, तो उसकी कुछ कंडीशंस थी कि कब वो फंड मैनेजर बन सकता है और किस एंटिटी में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नाउ, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 9B, टैक्सेशन ऑफ असेट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ, कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज होती है जो अपनी स्पेसिफाइड पर्संस को एसेट्स ट्रांसफर करती है। जो ये एसेट ट्रांसफर है, इन पे भी टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन आ जाता है अंडर सेक्शन 9B।
इसमें कॉन्सेप्ट है डीम ट्रांसफर एंड इनकम रिकॉग्निशन। जो स्पेसिफाइड पर्सन है अगर वो कोई भी एसेट रिसीव करता है स्पेसिफाइड एंटिटी से, तो इट कंसीडर टू बी डीम टू बी ट्रांसफर, एंड जो ट्रांसफर एसेट है उस पे टैक्सेशन पे करना पड़ जाता है। इनकम रिकॉग्निशन, जो भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है डीम ट्रांसफर से, वो भी इनकम में इंक्लूडेड हो जाता है एंड दैट बिकम्स टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। नाउ फॉर दिस वैल्यूएशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू होती है, जो भी एसेट है उसके लिए कोई भी कंसीडरेशन लिया नहीं था, इट्स जस्ट बेसिकली गिवन टू इट्स स्पेसिफाइड पर्सन। तो जो भी वैल्यूएशन है उसका अपन फेयर मार्केट वैल्यूएशन करवाना पड़ता है कंसीडरेशन का, और फिर उसी पे टैक्सेशन अप्लाई होता है। तो ये सेक्शन 9 भी है। सेक्शन 9 भी आया है कि कोई स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन को कोई असेट दे। स्पेसिफाइड एंटिटी हो गई जिसमें पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, सिर्फ दो कोई स्पेसिफाइड एंटिटी माना है। और स्पेसिफाइड पर्सन हो गया तो जो पार्टनर्स है उस फर्म के या एलएलपी के जो भी मेंबर्स हैं पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई भी असेट देती है तो उस पर पहली बात इनकम, उसको इनकम माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप फर्म सपोज उसके पास कोई असेट है, लैंड है, और वो पार्टनर को दे देती है, पार्टनर को दी लैंड की, तो उसमें कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे कि लैंड की आज की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और उस लैंड को कब खरीदा था पार्टनरशिप फर्म में। जो नॉर्मल लैंड का टैक्सेशन का सिस्टम होता है कि लैंड की परचेज वैल्यू प्लस इंडेक्सेशन, और जितने जितने में सेल हुई है तो ये माना जाएगा फर्म ने वो एक तरह से लैंड किसी बाहर के पार्टी को बेचती है इंस्टेड ऑफ पार्टनर। तो इसलिए उसको डीम्ड रेंट, डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट में लाना पड़ा कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई असेट दे देती है तो उस केस में टैक्सेशन होगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन का, कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड लेस जितने में वो असेट एक्वायर करती। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई स्टॉक इन ट्रेड दे देती, जिस चीज का बिजनेस, सपोज गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी दे दी, तो गोल्ड ज्वेलरी के केस में भी यही होगा कि गोल्ड ज्वेलरी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है या जितना वो मार्केट में जिस वैल्यू में बेचते हैं वो माइनस जो उसकी परचेज कॉस्ट थी, उन दोनों के डिफरेंस पे वो पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। कैपिटल एसेट देंगे तो कैपिटल गेन की इनकम हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म के हैंड में, और अदरवाइज बिजनेस कोई स्टॉक इन ट्रेड देंगे तो वो बिजनेस इनकम हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म के हैंड में। सिमिलरली इसमें एक सेक्शन 45(4) और है, वो भी अभी इसी पर डिस्कस करेगी। तो दोनों ही उस चीज से रिलेट करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जब कोई असेट या कोई स्टॉक इन ट्रेड या कोई भी चीज देती है तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे है। तो एक बार 45 डिस्कस करने के बाद मैं 45 टैक्स इम्प्लीकेशंस, अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म रीकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, रीकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाएगा कि उसमें पार्टनर्स में चेंज हो रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर पार्टनर जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अगर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन कोई भी फर्म अपने पार्टनर्स को एसेट ट्रांसफर करती है या स्टॉक ट्रांसफर करती है या कोई कैश ट्रांसफर कैश देती है तो वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 45(4). नाउ 45(4) में स्पेसिफाइड पर्सन अगर कोई मनी, कैपिटल एसेट या फिर बोथ रिसीव करता है फ्रॉम रिकॉन्स्टिट्यूशन, any profit or gain arising of such receipt are taxable। जो ये इनकम है, लाइक प्रॉफिट और गेन हो रहा है, जो फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट है, वो जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर कैपिटल गेन। और जो कैपिटल एसेट है वो रिसीव हुआ है तो जो टैक्सेबिलिटी है वो उसकी 45(4) एंड 9(b) में दोनों में अप्लाई होगी इंडिपेंडेंटली। उसमें दोनों में सेपरेट टैक्स की कैलकुलेशन आएगी। नाउ 45(4) में जो टैक्स कैलकुलेट होती है, जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, वो A is equals to B plus C minus D होती है। Here A is taxable income. Taxable income equals to money received plus fair market value of capital assets less capital account balance। मतलब जो भी पर्सन को मनी मिला है प्लस जो कैपिटल एसेट की फेयर वैल्यू है वो, उसमें से जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, मतलब जो कैपिटल एसेट की बुक वैल्यू है वो अपन डिडक्ट कर देंगे। Now, section 45 versus section 9(b). Section 45 it deals with tax implications on reconstitution of specified entities, particularly focusing on distribution of assets। ये basically asset पे focus करता है। Deemed income में shares भी आ जाती है। जो section 45(4) और section 9(b) है, ये दोनों independently capital assets पे लगते हैं।
45(4) में टैक्सेबल इनकम जो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया उससे कैलकुलेट होती है, बाय दी इनकम के अलग कैलकुलेशन प्रोसीजर्स हैं। जो इनमें की टर्म्स है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफाइड एंटिटी एंड स्पेसिफाइड पर्सन्स है। Both the sections play critical roles in determining tax liabilities during the reconstitution of specified entities. इनकी जो कैलकुलेशंस है वो चेक करनी पड़ती है एंड उसी के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशंस होती है। मतलब हम लोग आज वैसे सेक्शन 1 से 10 कवर कर रहे थे, बट 45 को इसमें कवर किया जो कि कैपिटल गेन चैप्टर से रिलेटेड है, बट वो 9B से लिंक था, इसलिए उसको साथ में कवर कर रहे हैं। सेक्शन 9B क्या कहता है कि अगर हम पार्टनर को किसी भी पार्टनरशिप में अपने पार्टनर को स्टॉकिंग ट्रेड या कैपिटल एसेट देती है। सेक्शन 45(4) कहता है कि पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर को कोई भी कैपिटल एसेट या मनी देती है, मनी इन द सेंस बैंक या कैश के थ्रू पैसा देती है। तो 9B में किस चीज की टैक्सेबिलिटी आ गई कि स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर हुआ तो उसका पीजीबीपी के अकॉर्डिंग जो भी प्लेन आना चाहिए वो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्सेबल होगा। कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई तो जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है लेस उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्सेबल होनी चाहिए अंडर कैपिटल गेन। तो ये तो दोनों चीज 9B में लिखी है। 45(4) में क्या कहते हैं कि अगर किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल से ज्यादा पैसा देगा अगर पार्टनरशिप फर्म, तो वो उसकी कैपिटल है 20 लाख और उसको 10 लाख तो कैश दे दिया जो बैंक, मतलब 10 लाख मनी दे दिया और कोई 20 लाख की एसेट दे दी तो 30 लाख रुपीज दे दिया, तो उस 10 लाख रुपीज पे फिर कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा इररिस्पेक्टिव। वो उस चीज पर नहीं लग रहा है कि वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होने का तो जो नॉर्मल सिस्टम वो 9B में लग गया, बट उसकी कैपिटल से ओवर एंड अबव कुछ पेमेंट करेंगे तो वो भी एक माना जाता है कि उसको ट्रांसफर ऑफ एसेट है, तो उसका ट्रांसफर अपने 45(4) में उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब सेक्शन 10 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 बेसिकली एग्जम्पशंस से रिलेटेड है, डिडक्शन से रिलेटेड है, तो वो डिस्कस। Good afternoon, everyone. My name is Dia Fulvani and I'll be covering section 10 of the Income Tax Act 1961. जो पूरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो बेसिकली इसी बारे में बात करता है कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा एंड कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। बट ये एक बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है जो बात करता है कि कौन सी इनकम एक्चुअली एग्जेम्प्ट है इन द हैंड ऑफ द टैक्स पेयर। एग्जाम्पशंस को समझना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है ताकि हम टैक्स प्लानिंग कर सके, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को पुश कर रही है, कौन सी इनकम्स को प्रमोट कर रही है, वो सब जान सके एंड गवर्नमेंट की जनरली फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है। मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पशन कभी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, जबकि डिडक्शन पहले टोटल इनकम कैलकुलेट होती है फिर उसमें से रिडक्शन आप चीजों को रिड्यूस करते हो ताकि आप टैक्सेबल इनकम तक पहुंच सको। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखोगे तो उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एग्जेम्पशन इक्वल्स टू समथिंग व्हिच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्स बकेट। ये कभी टैक्स की बकेट में ही फॉर्म नहीं करती, जबकि डिडक्शन टैक्स बकेट में इनकम तो आती है बट उसको आप बाहर निकाल देते हो। कमिंग अप टू द थर्ड स्लाइड, हम एक और चीज समझ सकते हैं कि जो एग्जेम्पशंस होती है वो जनरली दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तो वो फुल एग्जेम्पशन है या फिर पार्शियल एग्जेम्पशन है। फुल एग्जेम्पशन का मतलब होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उस पर कुछ लिमिट नहीं लगा रखी, जितना भी इनकम आपको उस पर्टिकुलर सोर्स से या उस कैटेगरी का रिसीव होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। जबकि अगर आप पार्शियल एग्जेम्पशन को देखोगे उसका कुछ पोर्शन का टैक्सेबल है और कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट है। कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा उसके लिए लिमिट्स नहीं रखी है। हम लोग काफी सेक्शंस में देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि एग्जेम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फोर थिंग्स और लीस्ट ऑफ द थ्री थिंग्स। तो सच टाइप ऑफ इनकम्स आर नोन एज पार्शियल एग्जेम्प्टेड इनकम्स। जो ये सेक्शन 10 है इसमें एग्जेम्पशंस वगैरह लाते क्यों है गवर्नमेंट? वो बेसिकली इसलिए लाते हैं कि सपोज उनको किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है, जैसे बीच में था एटीसी जैसी चीजें, और वो डिडक्शंस है, बट लाते इसलिए कि सपोज उनको कोई चीज का एनपीएस में या प्रोविडेंट फंड में या एलआईसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो वो प्रमोट करते हैं कि इसमें आप करोगे तो हम आपको 1 लाख तक एग्जेम्पशन दे देंगे। पहले 2000 फिर 2012 तक शायद 1 लाख थी, फिर उसको 1.5 लाख कर दिया। तो इस तरीके से ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस लाते हैं। एग्जेम्पशंस उनके लिए लाते हैं जो सपोज लोअर कैटेगरी ऑफ
पर्सन है जिनकी इनकम कम है, जो फार्मर्स है उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट कर रखी है, पूरी एग्जेम्प्ट है, और तो चाहे वो 1 करोड़ हो चाहे 5 करोड़ हो, पूरी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। बहुत सारी ऐसी और एग्जेम्पशंस हैं जो किसी रीजन की वजह से दी हुई है कि जो अनजस्टिफाइड टैक्स ना लगे कहीं किसी के ऊपर। कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं फ्रूट एग्जेम्प्टेड इनकम के। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, जैसे सर ने अभी बताया। उसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म और इसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में हमने पढ़ा है कि कंपनी एंड विद शेयर होल्डर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी, बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर एक बार प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म उसमें टैक्स पे कर देती है, तो वापस से जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को मिलता है, उस पर फिर से टैक्सेशन नहीं आता। इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, बट एग्जम्पशन इसलिए प्रोवाइड कर रखी कि डबल टैक्सेशन ना हो जाए। तो पार्टनरशिप फर्म अगर किसी इनकम पे टैक्स पे कर देगी तो पार्टनर्स को उस इनकम पे वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल सुकन्या समृद्धि अकाउंट का दे रखा है। जितना भी अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर आप उस अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हो, ये बेसिकली फीमेल चाइल्ड और इन सबको प्रमोट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ऐसे अकाउंट्स गवर्नमेंट प्रमोट करती है। इस अकाउंट से अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ होता है या फिर मैच्योरिटी में रिसीव होता है, तो दैट इज फुली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। पार्शियल एग्जेम्पशंस का एग्जांपल दे रखा है कम्युनिटी पेंशन, retirement compensation, retention and compensation, retirement compensation, etc. इसके अलावा अगर आप एग्जेम्प्टेड इनकम को क्लासिफाई करना चाहो, तो इट कैन बी क्लासिफाइड further into two categories. First would be exempted income for individuals. Second would be exempted income for institutions. Exempted income for individuals is the part we are discussing today, and इसके कुछ important examples along with sections मैंने list कर रखे हैं. First is agricultural income. Second would be income received by a member of HUF. Similar exemption to what is happening in partnership firm. HUF की भी जो इनकम होती है, एक बार उसमें टैक्स पे हो जाता है, उसके बाद वो HUF के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम individually in the hands of the members of the HUF is not taxable. Third is interest on NRE account. ये वाली is an important exemption. We will be discussing it further. Leave travel concession or leave travel assistance. It is covered under section 10, subsection 5. Gratuity, commuter value of pension, amount received on leave in cash or retirement. Retention compensation paid to workmen, payment from statutory provident fund, payment from recognized provident fund, certain allowances, scholarship to meet the cost of education, allowances which are received by MPAs or governors, and gallantry awards. जो gallantry awards के winners होते हैं, उनको pension receive होती है। तो वो pension भी is exempt in the hands of the gallantry award winner, and in case उस gallantry award winner की death हो जाती है, तो उसके बाद जो pension है वो शायद उसकी वाइफ को मिलेगी या उसके बच्चों को मिलेगी, तो that would also be exempt in their hand. Starting from section 10, subsection 1 of the Income Tax Act 1961, ये agricultural income के exemption की बात करता है। इसमें डिफाइन कर रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, इन एक्टिविटीज से जो इनकम होती है, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। उसके अलावा अगर आपका कोई फार्म हाउस है और वो एग्रीकल्चर लैंड की बाउंड्रीज के विदिन ही है, एंड उस फार्म हाउस में भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का परफॉर्म कर रहे हो, तो इनकम फ्रॉम दैट वुड आल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम, एंड इट इज फुली एग्जेम्प्ट। कमिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम में मतलब क्या चीज आ गया, सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं आई, मतलब जो फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो तो एग्रीकल्चर इनकम हो गई। प्लस उसके साथ साथ अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड से रेंट आ रहा है आपको, कोई एग्रीकल्चर लैंड आप सेल कर रहे हैं, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है, मतलब कि आउटसाइड, मतलब इन विलेजेस है और वो आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स है। तो इन सारी चीजों से जो भी इनकम अर्न करेंगे वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आ जाएगी और वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। वो एग्रीकल्चर लैंड से वो कैपिटल गेन वाले उसमें वहां पे डिफाइन कर रखा है कि कैपिटल एसेट में एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना है,
तो वो वहां से एग्जाम हो रही है, मतलब कैपिटल गेन में उसको जाके एग्जाम करें कि हम यहाँ पे इसको एज अ टैक्सेबल ट्रीट करेंगे अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करेंगे तो। यहाँ पे भी तो हमें देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर लैंड से ही है, हाँ, एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर लैंड से ही होनी चाहिए। और भी फ्रॉम एनी लैंड। नहीं, फ्रॉम एनी लैंड, वो एग्रीकल्चर लैंड से ही होनी चाहिए। मतलब उसमें हमेशा एग्रीकल्चर ही हो रहा हो, ऐसा नहीं कि पहले तो प्लांट मशीनरी में यूज हो रहा था, कभी कोई और पर्पस से, फिर इस बार उसमें 6 महीने अपन ने क्रॉप्स ग्रो कर What दिए। I'm trying to say is that land is there within the say Jaipur city. ना यहाँ पे जयपुर जेडी की लैंड है मेरे घर के बिल्कुल पास में, है ना, एंड वहाँ मैंने कुछ एग्रीकल्चर कर दिया और उसके बाद में सपोज देयर इज सम प्रोड्यूस आउट ऑफ दैट एग्रीकल्चर, वेदर दैट इज एग्जाम्प्ट और नॉट। ये सब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से है, तो वो अर्बन अर्बन एरिया में भी अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम ही मानेंगे, वो भी एग्जाम्प्ट होगी इसमें। अच्छा, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर ये देखने की जरूरत वो नहीं, वो सिर्फ कैपिटल एसेट के दैट इज ओनली फॉर द कैपिटल। कैपिटल एसेट। Section 10(2) of the Income Tax Act 1961 ये HUF के members को जो income रिसीव होती है after payment of tax on the profits of the HUF, इसी की बात करता है। This is something that I've already discussed. इसका एक एग्जाम्पल भी ले रखा है मैंने कि HUF पर 10 लाख की इनकम हुई एंड उस इनकम में टैक्स पे करने के बाद सपोज 2 लाख की इनकम HUF के मेंबर्स को इंडिविजुअली रिसीव हुई, तो इस 2 लाख की इनकम पे फर्दर कोई टैक्सेशन नहीं है। This is really exempt in the hands of the member of the HUF. Coming up to section 10(4) of the Income Tax Act, ये नॉन रेजिडेंट्स की इनकम के बारे में बात करता है। इसके दो क्लॉजेस है, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट। पहला पार्ट बात करता है गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज की एंड बॉन्ड्स की। अगर किसी नॉन रेजिडेंट के पास कोई गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड या सिक्योरिटी है और उस बॉन्ड पे उसको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, so that interest income would be exempt in the hands of the non-resident. The second part talks about NRE account. NRE account का मतलब होता है non-resident external account. अगर इस account में non-resident का कोई amount standing है और उस standing amount पे उसको कोई interest की income आ रही है, तो that interest income would also be exempt in the hands of the non-resident. And ये जो non-resident person है, इसका he should be person resident outside India as per the provisions of PEMA Act. Coming up to example of section 10(4), there is this person Raj. He is an NRI. He is living in US. इसको 50,000 इंटरेस्ट की इनकम आती है on the NRE savings account in India. तो ये जो 50,000 की इनकम आ रही है क्योंकि ये NRE अकाउंट में आ रही है जो इंडिया के किसी बैंक का है, तो इस 50,000 की इनकम होगी exempt. Secondly, अगर इस same Raj, this Raj individual, he has some government securities which are issued by the government of India, and in government securities he is getting some interest, so that is exempt under section 10(4) clause 1. एनआरई अकाउंट हुआ क्या, बेसिकली सपोज कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है बट उसकी फैमिली इंडिया में रह रही है, या सपोज वो अभी बिजनेस बाहर कर रहा है, जॉब बाहर कर रहा है, फ्यूचर में उसका इंटेंशन है कि मैं इंडिया में जाके रहूंगा वापस, तो वो क्या करते हैं कि इंडिया के अंदर अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। सिमिलरली बाहर जिस कंट्री में है वहां पे भी उनका बैंक अकाउंट है, वहां से इनकम अर्न करते हैं, उस कंट्री में टैक्स पे करते हैं। सपोज वो यूएस में रह रहा है तो यूएस में टैक्स पे कर रहा है, फिर इंडिया में अपने बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर देता है पैसे की फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली या फिर अपने फ्यूचर सेविंग्स के पर्पस से। तो वो रहे यूएस में रहा है, सब कुछ है, फंड्स इंडिया वाले बैंक अकाउंट में है, उस अकाउंट को एनआरई अकाउंट कहेंगे। उस एनआरई अकाउंट में कोई इंडिया का, जैसे सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एनआरई अकाउंट खुल गया, मतलब उसमें बाहर से फंड इंडिया में आ सकता है। हर अकाउंट को बाहर से फंड इंडिया में नहीं लाने देते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो एनआरई अकाउंट खुल गया तो आप बाहर से इंडिया में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। फिर उस एनआरई अकाउंट में सपोज ईयर टू ईयर इंटरेस्ट एक्रू होगा तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब वो ये माना जाएगा कि उसको ऑलरेडी उसने इंडिया में जो है मतलब अर्न करके इंडिया में ना वो इनकम अक्रू हुई ना कुछ भी, बस वो एनआरई अकाउंट में लाए कर दी, एज उसका ही एक पैसा है जो इंडिया में भी उसने रख रखा है। Coming up to the next subsection 5, section 10 of the Income Tax Act, ये exemption के बारे में बात करता है। लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल का जो भी अलाउंस एक एम्प्लॉयर को पे करता है उसकी exemption की बात हो रही है।
इसकी एलिजिबिलिटी इज ओनली फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलप होगी। सेकंड, इट अप्लाइज टू ओनली डोमेस्टिक ट्रैवल। अगर कोई कोई एम्प्लॉय डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा है इंडिया में, तो जितना भी डोमेस्टिक ट्रैवल की टिकट्स वगैरह का अमाउंट है वो रिइंबर्स करवा सकता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एंड ये अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट इन हिज हैंड्स। only actual travel expenses are exempt, इसमें ये भी बोल रखा है। एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस का मतलब होता है फेयर या फिर टिकट कॉस्ट, इसके अंदर होटल, फूड, अदर एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड। इट ऑल्सो कवर्स एम्प्लॉई एंड देयर फैमिली। यहाँ पे फैमिली की जो टिकट्स की कॉस्ट है वो भी कवर्ड है। फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस exemption, now this is an important point, ये जो एग्जेम्पशन है ये तब अवेलेबल नहीं है जब आपने आईटीआर फाइल करी है और एज पर द न्यू इनकम टैक्स रिजीम फाइल करी है। अभी दो सिस्टम आ रखे हैं, अपन न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों करते हैं। तो ओल्ड रिजीम में अपने पास एटीसी की डिडक्शंस, एचआरए, लीव ट्रैवल कंसेशन, सबका एग्जम्पशंस अवेलेबल है। जो न्यू रिजीम में उसमें सारे एग्जम्पशंस बंद कर दिए उन्होंने, स्लैब का बेनिफिट दे दिया कि रेट ऑफ टैक्स कम कर दी। कुछ एक दो एग्जम्पशंस उसमें अभी भी रख रखे हैं, जैसे एमपीएस का और अग्निवीर कॉर्पोरेशन में डिपॉजिट। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है कि सपोज आपकी जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो या एम्प्लॉयर आपकी जो सैलरी डिसाइड करता है, उस सैलरी में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि एक होता है बेसिक सैलरी, फिर डियरनेस अलाउंस, फिर हाउस रेंट अलाउंस। ऐसी लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस का भी एक पोर्शन होता है। जो सपोज आपका पैकेज है 10 लाख रुपए, उसमें 1 लाख रुपए लीव ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है आपको। अगर वो 1 लाख रुपए आप उस जगह कहीं घूमने जाते हो, कहीं यूज करते हो डोमेस्टिक ट्रैवल में, और उसके आपके पास एविडेंसेस, आपके पास टिकट्स और सारी चीजें, तो उतना अमाउंट आप एम्प्लॉयर को उतने अमाउंट का वो क्लेम बता दो कि हमने 60,000 रुपीज इसमें से यूज कर दिया है, तो उतना 60,000 रुपीज आपकी सैलरी में से कम कर देंगे, बचा वो 40,000 आपके हैंड में टैक्स से हो जाएगा। आपको 1 लाख का क्लेम आपको एम्प्लॉय ने दिया है लीव ट्रैवल अलाउंस, आप खर्चे 2 लाख कर देते हो तो भी 1 लाख तक ये एग्जम्पशन मिलेगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता वो कभी। ये जो एग्जेम्पशन है इसके लिए और भी कंडीशंस दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन इज टू जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। तो जो करंट ब्लॉक चल रहा है दैट इज कैलेंडर ईयर 2022 टू 2025। ये जो 4 साल का ब्लॉक है इसमें आप सिर्फ 2 ही जर्नीज ले सकते हो जिसके आप एक्सपेंसेस रिइंबर्स करा सकते हो। इफ वन जर्नी इज नॉट अवेल्ड, मैंने ये 4 साल में एक ही जर्नी ली, एक जर्नी अवेल ही नहीं करी, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होगा फ्रॉम ईयर 2026 टू 2029, जो 2026 वाला ईयर है मैं उसके लिए रिइंबर्स कर सकती हूँ। और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, बट ये कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक ही साल के लिए होती है ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। ट्रैवल मोड मस्ट बी इकोनॉमिक क्लास एयरफेयर। अगर मैं एयर से ट्रैवल कर रही हूँ तो एयर की इकोनॉमिक की टिकट विल बी रिइंबर्स्ड, और अगर मैं रेल से ट्रैवल कर रही हूँ तो फर्स्ट क्लास रेल टिकट विल बी रिइंबर्स्ड। इसका एक एग्जांपल ये रखा है कि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 40,000 का एलटीसी अलाउ कर रखा है, बट उसने टिकट सिर्फ 30,000 की ही करवाई फॉर द ट्रैवल दैट ही मेड, तो ओनली 30,000 का अमाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट, 10,000 would be taxable in his hand, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस will be exempt. Coming up to the next important subsection, that's subsection 10, section 10 of the Income Tax Act, एक ग्रेचुटी के बारे में बात करता है। जो ग्रेचुटी का अमाउंट एक एम्प्लॉय को रिसीव होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन। अब एम्प्लॉइज को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे ऐसे एम्प्लॉइज जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, तीसरे ऐसे एम्प्लॉइज जो ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना ही वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। फॉर द फर्स्ट कैटेगरी, ऐसे एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको जितना भी ग्रेचुटी रिसीव होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन देयर हैंड्स। फॉर द सेकंड कैटेगरी इन्होंने लिमिट लगा रखी है, जो आपको ग्रेचुटी रिसीव होगी दैट विल बी एग्जेम्प्ट फॉर द लोअर ऑफ द थ्री। First is 20 lakhs, second is actual gratuity received, and the third is 15 days salary from each completed year of service. अगर मैंने एक कंपनी में 10 साल की सर्विस कंप्लीट करी है और मेरी 1 महीने की लास्ट जॉइन सैलरी इज 20,000 रुपीज, तो 20,000 का हाफ दैट इज 15 days would be 10,000 रुपीज, एंड क्योंकि मैंने 15 साल की सर्विस कंप्लीट करी है तो दैट विल बी 15 into 10,000 रुपीज। इतना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी वुड बी exempt in my hands. No PO का lower ले लूंगी, and that is the exemption that I'm provided with.
ऐसा ही सिमिलर केसेस फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय जिनको ना तो ग्रेजुएट में कवर कर रखा है और ना ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। Coming to the next slide, एक important note बोलता है कि जो 20 लाख रुपए है जो फर्स्ट कंडीशन है फॉर द एग्जेम्पशन, ये इट इज अ लिमिट फॉर लाइफ टाइम। मैं मेरे हर एम्प्लॉयमेंट का नहीं देखूंगी, मैं दिस इज अ लिमिट फॉर माय लाइफ टाइम एंड मल्टीपल एम्प्लॉयर्स को इंक्लूड करके ये दी गई है। उसका एक एग्जाम्पल ले रखा है कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है जो थर्ड कैटेगरी का है, मतलब ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ना ही वो ग्रेजुएट कैट में कवर है, उसको रिटायरमेंट में 25 लाख रुपए की ग्रेजुएटी रिसीव हो गई है। तो अब हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 25 लाख में से कितना एग्जैक्ट होगा। तो द फर्स्ट इज 20 लाख, सेकंड वन में 25 लाख एंड द थर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, बट सपोज इट कम्स टू बी 18 लाख। तो बेस 25 और 18 में से लोअर वुड बी 18 लाख एंड 18 लाख रुपीस उसको एग्जैक्ट हो जाएगी। अब 25 में से 18 लाख रुपए तो एग्जैक्ट हो गई, तो 50 लाख रुपए टैक्सेबल इन हिज हैंड्स। Coming up to the next subsection, subsection 10A of the Income Tax Act, this talks about commuted pension. Firstly, commuted pension का मतलब होता है lump sum pension जो आपको एक साथ रिसीव होगी। ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए एग्जेम्पशन अलाउड है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपको कम्युटेड पेंशन रिसीव हो रही है तो इंटायर कम्युटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट। बट अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिसको ग्रेजुएटी का बेनिफिट भी रिसीव हुआ है तो फिर 1/3 ऑफ द कम्युटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट। आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो बट आपको ग्रेजुएटी का बेनिफिट नहीं मिला तो फिर हाफ ऑफ द कम्युटेड पेंशन विल बी एग्जम्प्ट टू योर हैंड्स। Coming up to the next subsection, subsection 10AA, it talks about leave encashment. Leave encashment received by employees. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जितना भी लीव एनकैशमेंट का अमाउंट होता है दैट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस पे अगेन लिमिटेशन है। इट इज द यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज ₹3 लाख जो अब बढ़कर 25 लाख कर दिया गया है। सेकंड इज 10 months एवरेज सैलरी and the third is cash equivalent to leave encashment. मतलब actual amount of leave encashment 3 lakhs raised to 25 lakhs और 10 months average salary कुछ भी zero है। इतना आपको leave encashment exempt हो जाएगी। जब लीव एनकैशमेंट देखिए, चाहे पेंशन देखिए, चाहे ग्रेच्युटी देखिए, अपन तीनों केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पेंशन अगर लमसम मिल रही है तो 100% एग्जम्प्ट है। ग्रेच्युटी की कोई लिमिट नहीं है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जम्प्ट है। और सिमिलरली लीव ट्रैवल लीव कंसेशन जो मिलता है तो वो भी फुली एग्जम्प्ट है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तीनों में जो ध्यान रखने की चीज है, जो लिमिट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। ग्रेच्युटी में तो ये है कि 20 लाख की लिमिट है, सपोज अमाउंट ही कम मिल रहा है तो उतना एग्जम्प्ट है, 10 लाख से मिल रहा है तो 10 लाख एग्जम्प्ट है। बिल 25 लाख रहा है तो 20 लाख रुपीज तक एग्जम्प्ट है, 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। और या फिर उसकी लास्ट टर्म सैलरी का 15 डेज की सैलरी, मतलब हाफ मंथ की सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, मतलब तीनों फॉर्मूले से जो भी कम आएगा वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। सिमिलरली पेंशन में भी है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक साथ पेंशन मिल रही है तो एग्जम्प्ट है, मंथली मिल रही है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी पेंशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और हाँ, अगर सपोज उसमें भी दो कंडीशन है पेंशन में, अगर ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जम्प्ट है, ग्रेच्युटी नहीं मिली उसका रिटायरमेंट टाइम तो हाफ ऑफ द पेंशन एग्जम्प्ट है। Section 10 subsection 11 it talks about exemptions on payments from provident fund. जनरल रूल तो यही कहता है कि जो प्रोविडेंट फंड से जितना भी पैसा आपको रिसीव होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन योर हैंड्स। बट इसके कुछ प्रोविजन है। फर्स्ट इज अगर एक इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 2.5 लाख टू द प्रोविडेंट फंड तो एक्सेस ऑफ 2.5 लाख का जो अमाउंट है उसमें जब इंटरेस्ट आ रहा है दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द टैक्सपेयर। बट अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एम्प्लॉय का है, तो फिर इस लिमिट को 5 लाख पे बढ़ा दिया गया है कि 5 लाख तक के अमाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट आ रहा होगा वो तो एग्जम्प्ट है। 5 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है एक्सेस ऑफ 5 लाख अगर उस पर कुछ भी इंटरेस्ट बन रहा है दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द
individual. Coming up to section 10(11)(a) of the Income Tax Act, this again talks about सुकन्या समृद्धि अकाउंट. इससे जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे या फिर आपको मैच्योरिटी मिलेगा, दैट विल बी एग्जेम्प्टली हैंडेड टू इंडिविजुअल. Section 10(12) deals with recognized provident fund. इसकी सेम कंडीशंस है एज टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. इसमें भी अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 2.5 लाख रुपीस, तो एक्सेस अमाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट बैठेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट. जितना भी इंटरेस्ट बैठेगा दैट विल बी टैक्सेबल अप टू 2.5 लाख से एग्जेम्प्ट है. और अगर सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय नहीं कर रहा, तो दैट लिमिट हैज बीन रेज्ड टू 5 लाख रुपीस. प्रोविडेंट फंड में ये 2.5 लाख की जो लिमिट है ये पहले नहीं थी. मतलब प्रोविडेंट फंड क्या हुआ कि हम किसी एम्प्लॉय के पास काम कर रहे हैं, वो हमें सैलरी दे रहा है, और कुछ पोर्शन ऑफ हमारा सैलरी का 10% या 8% वो प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहा है. तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोविडेंट फंड में अमाउंट जमा कर दिया वो एग्जाम्प्ट मान लेते हैं, और उस पे प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ईयर टू ईयर वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में सारे इंटरेस्ट को एग्जाम्पशन थी. तो नॉर्मली जो हाई सैलरी पीपल थे, जिनको हर मंथली ऐसा नहीं था कि मेरे को सैलरी पूरी चाहिए, वो क्या करते थे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स को बोलते थे और खुद के भी कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में बढ़ा देते थे कि ठीक है उन्हें वैसे भी सेविंग्स करनी है इन फॉर्म ऑफ एफडी आरडी, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आएगा उस पर टैक्स लगेगा. तो वो एम्प्लॉयर से बोलते थे आप तो हमारा पीएफ में पैसा ज्यादा जमा कर दो, तो भी पीएफ में पैसा जमा कर देते थे. उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्जाम्प्ट हो जाता था, पीएफ से जो पैसा मेच्योरिटी पे मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा. तो 2021 में ये इंट्रोड्यूस किया कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा का ड्यूरिंग द ईयर आपका कंट्रीब्यूशन है, तो उस एक्सेस पार्ट पे सपोज आपने 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, तो जो 50,000 रुपए एक्सेस किया उसके ऊपर जो ईयर एंड में इंटरेस्ट पड़ेगा वो टैक्सेबल होगा उसी साल में, जब जिस साल वो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है. और अगर 2.5 लाख से कम का कंट्रीब्यूशन है तो फिर वो जो पहले सिस्टम था कि इस पे इंटरेस्ट इनकम जो पीएफ टैक्स होगा वो नहीं टैक्सेबल होगा. सेक्शन 10(14) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये कुछ अलाउंसेस की बात करता है. अगर आप देखो तो अलाउंसेस दो तरीके के होते हैं, एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए एंड दूसरा कुछ ड्यूटी बेस्ड अलाउंसेस होते हैं कि मुझे किसी और क्लाइंट के पास काम करने आना पड़ रहा है, ट्रैवल का अलाउंस मिल रहा है, यूनिफॉर्म का अलाउंस मिल रहा है. तो ये जो ट्रैवल यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ अलाउंसेस होते हैं विच आर ड्यूटी बेस्ड इन नेचर, मुझे मेरी ड्यूटी करने के लिए एक्सपेंडिचर करना इम्पोर्टेंट है एंड वो मेरा एम्प्लॉयर रिइंबर्स कर रहा है या तो उसका अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है. तो दैट वाज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 subsection 14 clause 1 and they are exempt only up to the extent of actual expense incurred. अगर मैं clause 2 की बात करूं तो it talks about personal allowances. तो ये personal expenses जैसे कि children education हो गया and house HRA की बात कर ले, तो ये सारे expenses these are personal in nature and इनकी जो लिमिट्स है यहाँ पे डिफाइन, इनके बहुत ज्यादा फर्दर सब क्लॉजेस है एंड उसमें डिफाइन कर रखे हैं. Coming up to the next section, that is subsection. सेक्शन 10(10)(d) है, वो शायद साइड में नहीं कवर हुआ. 10(10)(d) कहता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से कोई भी पैसा मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट होगा. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से दो तरीके से मिल सकता है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, जिसको मिलना था उसकी डेथ पे या तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, या अगर सपोज वो मेच्योरिटी पे रिडीमेबल वाला इंश्योरेंस है तो वो मिलेगा. तो अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से भी कोई अमाउंट मिलता है ऑन मेच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पर्सन तो वो एग्जम्प्ट होगा. बट उसमें भी एक ये कंडीशन नहीं डाल दी कि अगर आपका सपोज अगर आपका मेच्योरिटी पे डिफरेंट मतलब अमाउंट रिसीव बैक वाला प्लान है कि सपोज आप हर साल पे करोगे और आपको मेच्योरिटी पे अगर कुछ नहीं होता है किसी बेनिफिशियरी को कुछ नहीं, तो आपको अमाउंट कुछ इन रिटर्न में मिलेगा. और उसमें प्रीमियम अमाउंट ऐसा है आपका कि वो जो रिटर्न अमाउंट है उससे 10% ज्यादा का प्रीमियम है. तो इसका मतलब आप जो लाइफ इंश्योरेंस का प्लान नहीं ले रहे हो, आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हो, वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आपको वो देंगे. तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर 10% ऑफ द प्रीमियम जो 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा का प्रीमियम है तो हम उसको ये मानेंगे कि एलआईसी प्लान नहीं है, कि इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें आपको मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा.
Coming up to section 10 subsection 16, scholarship granted to meet the cost of education. They do not form part of total income. Maybe exempted भी होते हैं अगर कोई भी scholarship receive हो गया है. Scholarship should be received by a student first of all, student of any school, college, higher education, research and development SEPC institution का. Second is ये आपको जो scholarship receive हो गया या तो आपको government से receive हो रही है या कोई private institution आपको scholarship provide कर रहा है. It can be any university, any charitable trust, NGO or any other body. Third is ये जो purpose होना चाहिए scholarship का, that should be peculiarly meet to meet the cost of education, and these are completely exempt. Coming up to the next subsection, subsection 17 of the Income Tax Act 1961. Any allowance which is received by members of parliament, that is MPs, and MLAs, which are members of the state legislatures. एक और बहुत type of allowances receive होते हैं. Those allowances are exempt in their hands. Section 18, section 10, subsection 18, it talks about complete tax exemption to the recipients of certain gallantry awards. अब gallantry awards के 3 example मैंने ले रखे हैं. परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या फिर कोई भी gallantry award जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है. तो ये जो gallantry award के winners हैं, इनको अगर कभी भी पेंशन रिसीव होती है, that is exempt. And अगर the awardee is deceased, तो जो family pension रिसीव हो गया है spouse को और family members को, that is exempt of their hands. Coming up to subsection 19 of section 10, family pension exemption for armed forces. तो जो family pension रिसीव होती है armed forces के जो members होते हैं, in case they are deceased, तो widow, children, nominated heirs, इनको जो pension रिसीव होगी, that will be exempt in their hands. The condition is कि जो death हुई है armed forces के member की, that should be in the course of operational duties. जब अपनी duty perform कर रहे थे, in case उनकी death हो जाती है, तो जो pension है, that will be received by whoever is the nominated person, and उनके हाथ में ये exempt होगी. Tax benefit, the entire amount of family pension received under these circumstances will be exempt from income tax. Coming up to section 10, subsection 23AA, it talks about income tax exemption to regimental funds of the armed forces. Armed forces में कुछ non-public funds होते हैं, regimental funds होते हैं, जो armed forces के members इसमें कुछ portion of their salary deposit करते हैं. जब anytime they withdraw या फिर maturity पे वो इससे पैसा withdraw करते हैं या फिर उनको receive होता है, that will be exempt. क्योंकि शायद उसपे एक बार पहले ही जब उनकी salary का part था तब उसपे taxation हो चुकी है. रेजिमेंटल फंड्स और इस तरह के जो फंड्स बनते हैं आर्मी में, ये नॉर्मली होता है क्या है कि जो इनको सैलरी मिलती है तो ये पूरा एक एसोसिएशन या ग्रुप जो भी आर्मी का रेजिमेंट होता है, जैसे बीएसएफ है या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, तो वो एक अपना वो फंड इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इन केस ऑफ कैजुअलिटी उनके फैमिली को या किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो उस फंड से हेल्प कर पाए. तो उस फंड से हेल्प करने के किसी भी फैमिली मेंबर को पैसा जो दिया जा रहा है तो वो उस फैमिली मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट है. Section 10, subsection 23C, it talks about income tax exemption to certain government-backed relief and welfare funds. तो कभी कोई calamity आती है या कोई mishappening हो जाती है तो government बहुत सारी relief funds announce करती है. And in case कोई relief fund नहीं है तो basically बहुत ज़्यादा welfare funds government schemes के part बनते हैं. तो अगर इन relief funds या welfare funds में से किसी कोई भी amount receive हो रहा है तो in the hands of that individual who has received such amount, it is exempt. कुछ examples दिए थे ऐसे funds के. First is PM CARES Fund, Prime Minister Fund for Promotion of Fair Art, Prime Minister's Aid to Students Fund, National Foundation for Communal Harmony, Swachh Bharat Kosh. तो ये बहुत सारे funds हैं, ये central government ने announce कर रखे हैं and किसी को पैसा मिल रहा है उससे, that person is needy. तो ये उनके hands में exempt होता है. Coming up to the next subsection, section 10, subsection 23EA, it talks about exemption to certain investor protection funds. What it covers? Income received by way of contributions from. इसके अंदर दो लोग contribute कर सकते हैं. First is recognized stock exchanges and second is members of such stock exchanges.
It is directed toward investor protection fund, that was ये जो सेटअप होता है बाय स्टॉक एक्सचेंजेस, ये जो फंड होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में सेटअप होती है और इनमें कंट्रीब्यूशन भी या तो स्टॉक एक्सचेंज कर रही होती है या फिर उन्हीं के मेंबर्स कर रहे होते हैं। एग्जेम्पशन क्या है कि इस फंड से जब मेरा पैसा विड्रॉ होगा तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन रिसीविंग सच अमाउंट। Coming up to section 10, section 26, it provides tax exemption to certain categories of individuals belonging to scheduled tribes. तो जो लोग scheduled tribes को belong करते हैं, एक तो ये constitution के section में लिखा है कि कौन सी caste मतलब कौन से this people are belonging to scheduled tribe. If I state particularly, must be a member of scheduled tribe as per Article 366, subsection 25 of the Constitution. And they should be residing in mostly tribal areas and tribal areas like Assam के मेघालय त्रिपुरा and Minnesota। तो ये जो individuals है अगर लोग अपने जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जिसकी एग्जम्पशन है उसी स्टेट से इनकम डिराइव कर रहे हैं उसी में ये बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करके तो दैट इनकम वुड बी गोइंग टू देयर हैंड्स। बट अगर इन इंडिविजुअल्स ने किसी दूसरे स्टेट जैसे दिल्ली जैसे मुंबई से दिल्ली से ऐसे सिटीज में जाके इन्होंने कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करी एंड वहां पे इन्होंने इनकम रिसीव करी तो वह इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट। Income is only exempt if we belong to the scheduled tribe and we are performing the business activities in scheduled tribe-based regions. This income is also of two natures. Pehli to away any source within the specified area, this will explain here. And the second is income from dividend or interest on securities. Irrespective of the source की मैं कौन से states आ रही हूँ कि dividend और interest income ऐसा state by categories नहीं कर सकते हैं। Coming up to section 10, subsection 26AAA, it talks about income tax exemption for individuals of Sikkimese origin. जो सिक्किम से बिलोंग करता है जिनका Sikkimese origin है उनको भी income tax exemption है। पहला, any source of income from the state of Sikkim, अगर they are receiving any income Sikkim के state से तो that income is exempt and दूसरा dividend and interest on securities irrespective of the source. यहाँ पे ये भी डिफाइन कर देता है कि Sikkimese कौन लोग होते हैं। Firstly, whose name is recorded in the register of Sikkim subjects maintained under the Sikkim Subjects Regulation 1961 as on 26 April 1975. यहाँ पे अगर वो लोगों का नाम इस रजिस्टर में इंक्लूडेड नहीं है, but they were born in Sikkim या फिर उनके जो father mother were domiciled in Sikkim before this date of 26 April 1975. तो फिर उनका DPF Sikkim was originally to find कर दिया जाएगा and they will have these exemptions. Section 10 of Section 37 of the Income Tax Act, it provides capital gains tax exemption in certain cases involving compulsory acquisition of agricultural land. अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जिसका कंपल्सरी एक्विजिशन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जो आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट पे करेगी इस कंपल्सरी एक्विजिशन के अगेंस्ट दैट विल बी exempt in the hands of the individual receiving such compensation, but the compensation should be received on or after the date of 1st April 2004. कंपल्सरी एक्विजिशन में क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट को हाईवे या कोई रोड या कुछ फ्लाईओवर बनाना है तो वो बहुत सारे फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड को बाय कर देता है उनको वो कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वो बनता है अमाउंट पर इसमें सपोज वो कंपनसेशन मिल गया फार्मर्स को तो उनको तो एग्जिट कर रखा है और सपोज वो पर्सन को लगता है कि मेरे को पैसा मिला वो कम मिला है इसकी वैल्यू ज्यादा दी जाती है तो सपोज कोर्ट्स में जाता है या कुछ आगे फर्दर जाता है अब लोग उस कंपनसेशन को डबल कर देते हैं या कुछ और पैसा देता है तो इनहैंस कंपनसेशन है वो पूरा एग्जाम नहीं मिलता इस केस में और ये जो कंपनसेशन डिसाइड किया गया था वही एग्जाम है और इनहैंस कंपनसेशन के पूरे दो पार्ट होंगे एक तो इंटरेस्ट और एक एक्चुअल जो देना चाहते हैं उसके तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी 50% एग्जाम्पशन है और नहीं है मतलब वो फर्दर सेक्शंस में अपने आएगा अगर इनहैंस कंपनसेशन है तो Coming up to section 10 of section 39, exemption for specified income from international sporting events. इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जो कोई इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट कर रही होती है
और उनमें मोर देन 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर होती है बिकॉज इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसे जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जो टिकट से इनकम होती है स्पॉन्सरशिप से इनकम होती है these incomes are exempt बस कंडीशन इतनी ही है कि it should be approved by the international body regulating the sport and participation of more than 2 countries should be happening. Section 10 subsection 44 of the Income Tax Act talks about income exempt under Rural Pension System Trust. So any income received by any person on behalf of this trust is exempt from income tax. Conditions: the Rural Pension System Trust must be established on 27th day of February 2008. So ये जो trust है ये is established domestically and it should be established under the provisions of Indian Trusts Act. तो ऐसा अगर ट्रस्ट सेटअप हो रखा है and किसी भी इंडिविजुअल को उस ट्रस्ट से इनकम रिसीव हो रही है अमाउंट रिसीव हो रहा है दैट इज exempt from income tax. Last subsection that I will be covering, subsection 50 of section 10 of the Income Tax Act, exemption for income chargeable to acquisition levy, equalization levy. तो जिन इनकम पे इक्वलाइजेशन लैवी एट 6% ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है उनपे फिर से टैक्सेशन नहीं होती है एंड वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. इक्वलाइजेशन लैवी का मतलब इक्वलाइजेशन लैवी फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इट टॉक्स अबाउट जो कंपनीज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर एग्जांपल यूट्यूब गूगल फेसबुक तो उनको जो इनकम रिसीव होती है इंडिया में उसमें ऑलरेडी 6% का टैक्स डिडक्ट हो जाता है तो फर्दर उनके टैक्सेशन नहीं आता एंड दैट इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन इंडिया इज exempt from income tax. Thank you everyone presentation of section 1 to 10 of the Income Tax Act. I would this to our session. आई थिंक सबको 1 से 10 में जो भी आज अपन ने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा किसी सेक्शन में फिर भी कोई कंफ्यूजन है